Hello students, welcome at Vigyanansh. You are here with Hardeep Singh and today's topic is related with atmospheric refraction. एटमॉस्फेयर के अंदर जब लाइट आती है तो उसके अंदर भी रिफ्रैक्शन होती है, वो अपने पाथ से डाइवर्ट होती है, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड ऑन द रेयर एंड द डेंसर मीडियम। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि रेयर टू डेंस जाएगी तो बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंस टू रेयर होगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसी कंसेप्ट पे अब एटमॉस्फेयर में ये कैसे होता है हम बात करेंगे। सो विद द पॉजिटिव एटीट्यूड वी विल स्टार्ट टू स्टडी अबाउट द स्टार्स फर्स्ट एंड व्हाई स्टार ट्विंकल। हमें तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखते हैं? तो यहाँ एक स्टार है, बड़ी मुश्किल से आपको दिख रहा होगा, ऐसा ही हमें रात को दिखता है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। स्टार का साइज अर्थ से या हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन डिस्टेंस इतना दूर है कि दे आर टेकन एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, कि हम सिर्फ उसको एक पॉइंट सोर्स मानते हैं, एंड फ्रॉम द सिंगल पॉइंट सिंगल रे इज प्रोड्यूस्ड। इसलिए इतनी दूर होने के कारण उसमें से जो सिंगल रे हमारी तरफ को आ रही होती है हम उसको देख रहे होते हैं। अब नॉर्मली ये डायरेक्ट एक व्यूअर है, उसकी आंख में पहुंच रही है, बच्चे की आंख में दिख रही है, लेकिन क्या होता है विद द टाइम, अब एटमॉस्फेयर तो एक जैसा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं उस एटमॉस्फेयर के अंदर डेंसिटी चेंज हो जाती है। जब कहीं रास्ते में देखिए, जैसे ये यहाँ ये क्या होगी, बीच में एयर जो है डेंस हो गई, जितने एरिया में डेंस होगी एयर, अब जो रेडिएशन आ रही है कहाँ से, रे कहाँ से आ रही है, दैट इज फ्रॉम द स्टार, ये यहाँ बेंड कर जाएगी, ये होगी बेंड। जब यहाँ से बेंड होगी तो इंस्टेड ऑफ हमारी आंख हमारे आई में आने की बजाय कहीं और चली गई, उतनी देर तक हमें स्टार नहीं दिखाई देगा। जब दोबारा फिर से एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो जाएगा तो रेडिएशन फिर हमारी आंख तक आ जाती है। इसी का कंसेप्ट आप और देख सकते हैं, रात को कहीं छत पे खड़े होइएगा और दूर किसी घर के बल्ब को देखिएगा, वो बल्ब भी आपको टिमटिमाता दिखाई देगा। वो जो बल्ब है वो भी क्या होगा, वहाँ भी देयर विल बी ट्विंकलिंग, लेकिन आपके अपने घर का बल्ब तो ट्विंकल नहीं करता है, वो तो नहीं टिमटिमाता है। रीज़न फिर वही, क्योंकि वो जो दूर का बल्ब है दैट इज़ अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और जो आपके घर का बल्ब है दैट इज़ अ वास्ट सोर्स ऑफ लाइट, वो एक बड़ा सोर्स है लाइट का, राइट। लेकिन अब इस बात को लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन आ ही जाए वाई स्टार ट्विंकल, तो कैसे लिखना है वो नीचे दिया गया है। तो क्या बनी, जो आपको समझाया वही लिखा है। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द व्यूअर्स आई, सो दे आर टेकन एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है जी। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर गैसेस कीप ऑन चेंजिंग। तो हमें पता है कि हवा जो वायुमंडल है उसमें जो इसकी डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो लगातार बदलता रहता है। सो द स्टारलाइट अंडरगो कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन, तो लगातार वहाँ पे रिफ्लेक्शन होती रहती है जो स्टार लाइट आती है। एज द रिजल्ट पोजीशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट, इसलिए कई बार हमें स्टार की पोजीशन फ्लक्चुएट लगती है। एंड अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर, इसलिए कभी वो आँख में पहुँचती है और कभी आँख में नहीं पहुँचती है। द स्टार समटाइम अपीयर ब्राइटर एंड समटाइम इट्स फेंटर, कई बार पूरा वो चमक रहा होता है, कई बार वो हमें फीका फीका दिखाई देता है। एंड इट रिजल्ट्स इन द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, इसलिए हमें जो स्टार्स हैं वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो दिस इज द राइट अप ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी तरह से एक और है, तो प्लैनेट्स भी हमें रात को दिखते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कौन सा है, मॉर्निंग स्टार है, ये इवनिंग स्टार, एक्चुअली दे आर द प्लैनेट्स। हमें वीनस दिखाई दे रहा है, हमें मार्स दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तो ट्विंकल नहीं करते हैं। अगर वो ट्विंकल नहीं करते तो वो क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं? यहाँ दोनों को कंपैरिजन देखिएगा, अभी आपको दिखाऊंगा। दिस इज द स्टार, स्टार अभी आया बहुत दूर है कहीं, एंड दिस इज द प्लैनेट, दे आर नियर टू अस। प्लैनेट हमारे पास है और जो स्टार है वो बहुत दूर है, राइट। एंड दिस इज द व्यूअर, ये हो गया व्यूअर, ये जो देखने वाला व्यक्ति है। अब फ्रॉम द स्टार सिंगल रे, दैट इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इसलिए सिंगल रे आ रही है। बट फ्रॉम द प्लैनेट देखिए नंबर ऑफ रेज आर देयर, क्योंकि ये वास्ट सोर्स है, ये एक बड़ा सोर्स है, ठीक है ना, तो इनको हम एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, दैट्स वाई इसमें नंबर ऑफ रेडिएशंस जो हैं वो आई की तरफ आ रही है। नाउ फिर भाई एटमॉस्फेरिक डेंसिटी कीप ऑन चेंजिंग, एटमॉस्फेयर डेंसिटी चेंज हो रही है और यहाँ बीच में डेंसिटी बढ़ गई। मान लीजिए अगर डेंसिटी बढ़ गई तो सिंगल रे ऑफ जो स्टार लाइट है दैट अंडरगो डिस्पर्शन एंड द पर्सन कैन नॉट सी इट, वो डिस्पर्स्ड होगी अपने रास्ते से, वो रिफ्रैक्ट हो गई है, बट
ऑन द अदर केस, लेकिन अगर हम किसको देख रहे हैं, प्लैनेट को देख रहे हैं, सम ऑफ दीज रेडिएशन, उसकी कुछ एक रेडिएशन तो मुड़ गई, लेकिन सम रेडिएशन अगेन रीचेस टू द व्यूअर आई, लेकिन कुछ रेडिएशन फिर आंख तक पहुंच गई, इसलिए उस आदमी को दिखाई दे रहा है। स्टार्स इसीलिए ट्विंकल नहीं करते हैं क्योंकि एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, उनमें से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलती हैं। कुछ रेडिएशन अगर रास्ते में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण मुड़ भी जाती हैं तो कुछ रेडिएशन फिर भी आंख तक पहुंचती रहती हैं, इसलिए वो रेगुलरली एक समान हमें ब्राइट दिखाई देते हैं। नाउ द राइट टाइप इज planets are near to earth as compared to the stars, so they are taken as extended source of light. The density of atmospheric gases keep on changing. जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं उनकी डेंसिटी लगातार चेंजेस हो रही है। एज अ रिजल्ट लाइट रे ऑफ द प्लैनेट आल्सो गेट रिफ्रैक्टेड, बट टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आईज फ्रॉम पॉइंट्स साइज सोर्सेज विल एवरेज आउट टू जीरो। बात समझ आई कि जो हमारे आंख में पहुंचने वाली रेडिएशंस हैं उसमें से अगर मुड़ भी जाती हैं थोड़ी बहुत, अगर एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन हो भी जाती है तो पॉइंट साइज सोर्सेज के हिसाब से हम एवरेज आउट टू जीरो, लगभग जीरो के बराबर हो जाती हैं। समझ गए, उसकी जो डिफ्रैक्शन है, जो रिफ्रैक्शन है, जो डिस्पर्शन मुड़ना था उसका रिफ्रैक्शन हो रही थी, वो लगभग जीरो हो जाती है। सो द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, इसलिए जो प्लैनेट्स हैं ये ट्विंकल नहीं करते। तो दिस इज अबाउट द, अब डिफरेंस भी लिख सकते हैं। स्टार क्यों ट्विंकल कर रहा है आपने देख लिया, क्योंकि पॉइंट सोर्स है, बहुत दूर है और रिफ्रैक्शन के कारण इफेक्ट मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम मीन्स 100% हो गया, एक ही रेडिएशन थी, मुड़ गई, बात खत्म हो गई। लेकिन जो हमारा प्लैनेट है ये नियर है, नंबर ऑफ रेडिएशंस आ रही हैं, तो एक्सटेंडेड सोर्स है, दैट्स वाई अगर कुछ मुड़ती हैं कुछ नहीं भी मुड़ती हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं मुड़ रही हैं वो मुड़ने वालों का इफेक्ट नलीफाई कर रही हैं, जीरो कर रही हैं, दैट्स वाई हमें वो विजिबल होते हैं। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एक बात याद रखिए कि ईश्वर भी हमें काम करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा समय देने का आदी है। जितने एक्चुअल अगर सन 7 o'clock मान लीजिए निकलना था तो ईश्वर आपको जो सन है वो 6:58 पे दिखा देता है। अगर सनसेट शाम को 6 o'clock हो जाना है तो आप याद रखिए आपको 6:02 तक वो दिखाई देगा। 4 मिनट तो भगवान ने भी आपको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो आप भी इस तरह स्टडी के लिए कुछ टाइम को एक्स्ट्रा दीजिए। लेकिन ये होता कैसे, क्यों ये 2 मिनट का गैप है, ये 2 मिनट्स का कैसे स्ट्रक्चर रहती है। दिस इज सन एंड दिस इज अवर अर्थ। नाउ पहले ऊपर वाली फिगर को समझेंगे, पढ़ेंगे बाद में। ये सन से रेडिएशन निकली है, हमें पता है कि हर तरफ रेडिएशन चल रही होती है, लेकिन हम एक ही रेडिएशन पे काम करेंगे, सिंगल रेडिएशन पे भी काम कर रहे हैं कि हमारी जो सिंगल रेडिएशन है वो कैसे चल रही है। देखिए इसमें से एटमॉस्फेरिक डेंसिटी के कारण जो रेडिएशन विद लेसर वेवलेंथ होंगी, ऐसी रेडिएशन, ऐसे कलर रेडिएशन जहाँ की इनकी वेवलेंथ कम है, जैसे यहाँ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सारी रास्ते में क्या हो जाती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं। स्कैटरिंग के बाद ये अलग अलग इफेक्ट हैं, लेकिन सब चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, इसलिए इकट्ठे लिए हैं। जैसे ग्रीन, अब ग्रीन थोड़ा और डेंसिटी पे जाके क्या हो गई, स्कैटर हो रही है। देन येलो इज स्कैटरिंग, ऑरेंज इज स्कैटरिंग, बट रेड, जो रेड है इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसलिए ये मिनिमम डिस्पर्स होती है। दैट्स वाई ये आगे चली जा रही है। और होता क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत डेंस होता है अर्थ के पास। अर्थ के पास उस टाइम पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। क्यों ज़्यादा होती है आप जानते हैं, सुबह शाम हमारा जो वाटर वेपर्स थे, जो दिन में गर्मी से पानी उड़ा था, वो फिर से कंडेंस हो गया होता है। अब दूसरा जो सन है वो हॉरिजन के कहीं पास है, हॉरिजन के कहीं पास है, इसलिए उसको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है। याद रखिए दोपहर को सन रेज मिनिमम डिस्टेंस कवर करती हैं अर्थ पे पहुंचने के लिए। कई बार क्वेश्चन आता है, एट व्हाट टाइम द सन रेज ट्रैवल मिनिमम डिस्टेंस टू कवर टू रीचेज एट द अर्थ, तो आंसर आएगा इन द आफ्टरनून। और मैक्सिमम कब होता है, मॉर्निंग या इवनिंग में। तो यहाँ से रेडिएशन सिर्फ हम तक पहुंची रेड, लेकिन आगे जाके देखिए और डेंसिटी आ गई, अर्थ के ऊपर भी डेंसिटी, इसलिए इनमें क्या हो गया, अगेन ये रिफ्लेक्ट हुई हैं, अगेन ये बेंड हुई हैं, और कहाँ पहुंच गई, ऐसे व्यूअर की आई में पहुंच गई जहां इनको नहीं पहुंचना था, इसलिए ये 2 मिनट पहले उस आदमी को दिखाई दे देती हैं। सिमिलरली शाम को भी ऐसा ही होता है, पर लिखेंगे कैसे इसको। एट द टाइम ऑफ द सनराइज एंड सनसेट सन इज नियर टू हॉरिजॉन। जो सन है वो क्या रहता है, हॉरिजन के पास होता है, अर्थ के पैरेलल पहुंच गया होता है।
सेकेंडली, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एटमोसफियर इज मोर डेंस। इस समय हवा में डेंसिटी जो है ज़्यादा हो जाती है, वायुमंडल ठीक है ज़्यादा घना होता है। उसके बाद ड्यू टू द डेंस एटमोसफियर द एटमोस्फेरिक रेडिएशंस टेक प्लेस। तो ड्यू टू द डेंस एटमोसफियर, एटमोसफियर सघन होने के कारण एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाता है। वायुमंडल में जो रेडिएशंस है ये मुड़ जाती हैं एंड द सन रेज बेंड टुवार्ड्स अ नॉर्मल, और सन रेज हैं वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती हैं एंड रीचेस टू व्यूअर आईज 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। तो लगभग 2 मिनट पहले, असली सूर्योदय से पहले ही दिखाई दे देती हैं। एंड सन रिमेन विजिबल फॉर 2 मिनट्स इवन आफ्टर द सनसेट। सूर्य छिपने के बाद भी हमें 2 मिनट तक सन दिखाई देता रहता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसका राइट अप ये नीचे 4 पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है ये? इट्स द रेनबो। जानते हैं आप इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? इंद्रधनुष बारिश के बाद दिखाई देता है नॉर्मली, लेकिन क्या हर एक को दिखाई देता है? नहीं। रेनबो तभी दिखाई देगा एक तो बारिश हुई हो, और दूसरा जो सन है इट मस्ट बी बिहाइंड द हेड ऑफ द व्यूअर। आपके सिर के पिछली तरफ को अगर क्या होगा, सन होगा, तो ये दिखाई देगा, अदरवाइज ये दिखाई नहीं देता है। तीसरा, एंगुलर कुछ स्ट्रक्चर रहती है जहाँ से रेडिएशन जाए और क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाए। लेकिन ये रिफ्रैक्शन किस तरह से होती है वो अभी देखेंगे। लेकिन दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने सिर्फ आसमान में ही ये रेनबो देखा है, इंद्रधनुष देखा है? क्या कहीं और देखा आपने? यस, इट इज़ विजिबल। अगर आपके घर में कहीं फाउंटेन्स हैं, कहीं फव्वारे लगे हुए हैं, ये फव्वारे जो होंगे आपको ये भी दिखाते हैं। अगर फव्वारों को आप देख रहे हैं तो उनमें ध्यान से देखिए, अगर सन एग्जैक्ट पोजीशन पे कहीं एडजस्ट हो जाए, यहाँ से कहीं वाटरफॉल्स होते हैं, जो झरने गिर रहे होते हैं, उनसे भी जो पानी उड़ता है उनके अंदर भी आपको क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है। देखते हैं कैसे बनता रेनबो। ये आसमान में जब बारिश होती है तो आफ्टर दैट सम ऑफ द जो वाटर ड्रॉपलेट्स है दैट रिमेन इन द एटमोसफियर। तो कई ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एटमोसफियर में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। जब भी इनमें वाइट लाइट आती है तो दैट अंडरगो द, यहाँ से जाकर डिस्पर्शन में चली जाती है। अब जब डिस्पर्स हो जाएगी तो जाना सीधे था, रास्ता मुड़ जाता है एंड इट चेंजेस इनटू द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम भी पढ़ा हमने, 7 रंगों का जो बैंड है वो बैंड बन जाता है। तो वो बैंड हमने पढ़ा है, दैट इज विबग्योर। तो इस तरह से हमें क्या दिखाई दे देता है? बिल्कुल प्रिज्म दिखाई देता है। समझ रहे हैं? यहाँ पे प्रिज्म की तरह किसने काम किया? द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोसफियर एक्ट एज द प्रिज्म, दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट। इसलिए यहाँ पे लाइट का स्पेक्ट्रम दिख जाता है। तो अब हम याद करने का सिस्टम आपको पता ही है, विबग्योर। लेकिन लिखेंगे कैसे? हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड। तो ये रहेगा, आफ्टर रेन शावर्स द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमोसफियर एक्ट एज अ प्रिज्म। रेन शावर के बाद, बारिश के बाद जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं। दे रिफ्रैक्ट द सन रेज एंड कॉजेज द डिस्पर्शन। ये जो सन रेज आती हैं ये क्या कर देती हैं? इसको रिफ्रैक्ट करती हैं और डिस्पर्शन हो जाता है। सो ड्यू टू द डिस्पर्शन द सन रेज, ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ द सन रेज, जो सूर्य की किरणें उनकी डिस्पर्शन होने के कारण रेनबो बन जाता है। तो यहाँ आप समझे होंगे। लेकिन आपको बता दिया रेनबो कब दिखेगा, आफ्टर द रेन दिखेगा या कहीं वाटरफॉल के बाद दिखेगा। और दूसरी चीज़, द सन मस्ट बी बिहाइंड द हेड ऑफ द व्यूअर। जो देखने वाला उसके सिर के पिछली तरफ को सूर्य हो तभी ये दिखाई देता है। तो आप इन ऐसे साइंस के फैक्ट्स को एक्सपीरियंस करते रहिए अपने आसपास और इन स्पेक्ट्रम्स को देखते रहिए। तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आई होप यहाँ भी आपको वही स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। तो आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।